गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए आज हम जो शुरू करने वाले हैं उससे पहले मैं आपका स्वागत कर लूँ मेरे चैनल पर। मेरा चैनल का नाम है इकोजेट और मेरा नाम है जितेंद्र भंडारी और इकोजेट के साथ ऐसी आजादी और कहाँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। आज का चैप्टर जो है वो है क्लास 7 साइंस से और आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो चलिए एक बार चैप्टर छोटे सी तरीके से मैं बता दूंगा आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या। न्यूट्रिशन है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। बॉडी को न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है तो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जिसमें हम क्या करते हैं मोड ऑफ इनटेक फूड को अंदर की तरफ लेते हैं एंड फाइनली यूटिलाइज द फूड, उस पूरे फूड को यूटिलाइज कर लेते हैं और फाइनली उसको वेस्ट आउट को बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन के बाद बात करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। आपको तो पता ही होगा अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरीके से खाना खाते हैं या उनका अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन प्रोसेस चलता रहता है। जैसे मैं बात करूं पक्षियों की, जैसे मैं बात करूं जानवरों की, जैसे मैं बात करूं इंसानों की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, सबके बारे में अगर हम लोग देखें तो सबका खाने का तरीका अलग अलग है और सबको न्यूट्रिशन, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का तरीका सबका अपना अपना रहेगा। तो चलिए आज हम जो बात करने वाले स्पेशली डिटेल में जिसको डिस्कस करना है वो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके बाद हम एक डिस्कशन और भी करेंगे रूमिनेंट्स के ऊपर। रूमिनेंट्स वो होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स, उनके ऊपर। और एक हम बात करेंगे अमीबा के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो चलिए आज हम तीन चीजों को मेजर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हम देखते हैं कि बेसिक प्रोसेस क्या है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन में जब भी हम किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात करेंगे, स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में, तो ह्यूमंस में 5 प्रोसेस होते हैं। इन 5 प्रोसेस के थ्रू जो खाना होता है वो कंप्लीटली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और फाइनली वेस्ट आउट बाहर निकल जाता है। सबसे पहला प्रोसेस जो दे रखा है वो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को अंदर की तरफ लेकर जाना। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जब हम बात करें डाइजेस्ट सिस्टम की, तो डाइजेस्ट सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि खाना सबसे पहले कहां पहुंचना चाहिए, उसके स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज माउथ। तो मुंह के अंदर खाने का पहुंचना मतलब माउथ के अंदर चले जाना इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब खाने का इनटेक ऑफ फूड जो है हमारा वो क्या कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, दैट इज इंजेशन। इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन का सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस क्या करता है, इस खाने को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना शुरू करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम तक लेकर जाता है, दैट इज डाइजेशन सेकंड प्रोसेस। फिर उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक आउट करने के बाद, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने के बाद, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करने के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या बोलता है? एब्जॉर्प्शन बोलता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हैं, जितने भी काम की चीजें हैं उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी जितनी भी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीजें क्या करो, एब्जॉर्ब कर लो। एब्जॉर्ब करने के बाद जो कुछ रहेगा उसको फाइनली एक जगह जाके इकट्ठा करना रहेगा। तो उसके अलावा भी उसमें अगर कोई पानी बच गया है या और भी ऐसी कोई चीज बच गई तो उसको बोलते हैं फाइनली एसिमिलेट करना। एसिमिलेट करने के बाद वो जो खाना है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में चला जाता है और वो उस फॉर्म के थ्रू फाइनली क्या जाता है, एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट होने का मतलब बॉडी से बाहर वेस्ट की तरह निकल जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, ये जो हमने 5 प्रोसेस यहाँ डिस्कस किए, इस पूरे प्रोसेस की, इन पांचों प्रोसेस को मिला के द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 5 प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम वाला प्रोसेस। आइदर वी कैन से इट इज कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। तो ये डाइजेशन के 5 डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा और फाइनली इजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से खाना अंदर की तरफ आएगा, एब्जॉर्ब होगा फाइनली और वेस्ट जितना भी होगा वहां से बाहर निकल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले देखते हैं डायग्राम। From start, this is mouth, then buccal cavity. Buccal cavity consists of teeth and the tongue, salivary glands, esophagus, liver, stomach, gallbladder. और डाउन साइड में आपको पैंक्रियास भी दिख रहा होगा, तो दैट इज पैंक्रियास। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं तो उसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड साइड में उधर दे रखा है देखो लार्ज इंटेस्टाइन। और फाइनली जब इसका एंड आता है नीचे की तरफ बिल्कुल लास्ट की तरफ जब आएगा तो उसमें है रेक्टम और एनस। तो इस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें 5 प्रोसेस जो है फॉलो होने चाहिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट होता है वो इजेशन। तो इन 5 प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये पूरा सिस्टम होता है हमारे पास। और ह्यूमन बॉडी में ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और इसमें कंप्लीटली फूड जो होता है वो उसका डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन होने के साथ साथ ही ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, स्टिल आई एम सेइंग कि चलो मैं इससे ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसमें स्टार्टिंग इंजेक्शन से होती है और फाइनल जहाँ से वेस्ट आउट निकलेगा उसमें इंजेक्शन प्रोसेस होता है। तो पांचों प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल आपको याद रहेगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जब सारे पार्ट्स एक साथ वर्क करते हैं तो उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस इंजेक्शन प्रोसेस जब यहाँ से एंटर होता है तो फूड का माउथ के अंदर आना इंजेक्शन प्रोसेस कहलाता है। इंजेक्शन प्रोसेस आपको समझ आ गया कि फूड का अंदर की तरफ आना। तो यहाँ सबसे पहले आती उसका जो सामना होता है वो होता है बकल कैविटी से। बकल कैविटी का मतलब दांत और उसके साथ होने वाली जो टंग है वो, स्पेशली जॉ और टीथ का कॉम्बिनेशन। जॉ और टीथ का कॉम्बिनेशन बकल कैविटी कहलाता है। तो इसमें क्या है, टीथ होते हैं। टीथ एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो टीथ होते हैं जो 8 साल 9 साल या 10 साल की उम्र तक आपके पास होते हैं और वो ऑलमोस्ट उस टाइम के आसपास गिर भी जाते हैं। उसके बाद जो टीथ आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ। तो इनिशियली जो हमारे टीथ होते हैं उसको बोलते हैं मिल्क टीथ, जो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, कभी कभी खींच के वो 12 ईयर्स के आसपास भी हो सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद जो आने वाले टीथ है हमारे वो क्या होता है, परमानेंट। तो अभी हमारे पास जो टीथ है वो है परमानेंट टीथ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टीथ जो होते हैं उसमें भी टाइप्स होते हैं। तो टीथ जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप में सबसे पहला जो है वो होता है इंसीजर, उसके बाद आता है कैनाइन्स, कैनाइन के बाद प्रीमोलर और प्रीमोलर के बाद आता है मोलर। सबसे पहले बात करते हैं इंसीजर्स की। तो ये फ्रंट में आपको जो टीथ दिख रहे हैं 1 2 3, तो ये स्टार्टिंग में आकर टीथ दिख रहे हैं ना, 4 ऊपर और 4 नीचे की तरफ जो फ्रंट पे है, जिसको बाइटिंग करने के लिए काम आता है। तो उस बाइटिंग टीथ जो होते हैं स्टार्टिंग 4, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे दोनों मिला के 8 हो जाएंगे टोटल। तो इन बाइटिंग टीथ को हम लोग बोलते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स के बाद आता है 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, दैट इज कैनाइन्स, जो तीखे तीखे होते हैं और कभी टीयर करने में काम आते हैं। स्पेशली जो नॉनवेज खाते हैं उनको अच्छे से याद होगा। अदरवाइज इस चीज से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को टीयर कर सकते हैं। उसके बाद प्री मोलर्स होते हैं, छोटी दाढ़ बोलते हैं उसको, प्री मोलर्स। उसके बाद मोलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को च्यू करने का काम करते हैं और बहुत अच्छे से च्यू करने के बाद खाने को बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो हार्ड फूड होता है उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं। तो ये था हमारा दांतों का कंसेप्ट। तो चलिए इसका एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। 4 टाइप के टीथ्स हैं। जो सबसे आगे की तरफ 4 टीथ दे रखे हैं बिल्कुल फ्रंट में, वो इंसीजर्स हैं। उसके बाद 2 टीथ जो हैं वो कैनाइन्स हैं। इंसीजर जो होते हैं वो काटने के लिए काम आते हैं और जो कैनाइन्स होते हैं वो साइड से किसी चीज़ को फाड़ने के लिए काम आते हैं। जो साइड वाले टीथ होते हैं, जैसे मटन या कोई भी चीज़, अगर देखिए आपने रैपर भी होगा, उसको अपन जब फाड़ते हैं, टीयर करते हैं, तो टीयर करने के लिए यूज़ आता है। उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं जो खाने को चबाने में, ग्राइंड करने में, च्यू करने में काम आते हैं और इसके बाद खाना आगे चले जाता है। इसके बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड। हम बात करेंगे सेकेंड वाले टॉपिक पे, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करते हैं, सलीवा सीक्रेट करती है। अब सलीवा सीक्रेट करने का कंसेप्ट क्या है, सलीवा एक्चुअली क्या होता है, एक तरह का जूस होता है जो सीक्रेट होता है। सीक्रेट होने के बाद स्पेशली तो ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। स्टार्च जो होता है खाने में उसको क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। साथ ही साथ इसके मिक्स होने के साथ एक्चुअली जो दांत होते हैं ना, दांत कहाँ फिक्स होते हैं, सॉकेट में, उनको बोलते हैं गम्स। और गम्स जो होते हैं जॉ में फिक्स होते हैं। अब इस जॉ का ऊपर और नीचे का जो पार्ट है, दोनों ही जगह से सलीवा सीक्रेट होता है। दोनों ही, ऊपर से भी सीक्रेट होता है, नीचे भी सीक्रेट होता है। ये दोनों जब सीक्रेट होते हैं तो क्या करते हैं, खाने के अंदर मिक्स हो जाते हैं और खाने को क्या करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर टंग जो है हमारी, एक तो फ्लैशी है बिल्कुल, और ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, पूरी माउथ के अंदर मूव कर सकती है। ये क्या करती है, हर तरह से जो सलीवा आया ना उसको खाने में मिक्स कर देती है और खाने को बिल्कुल सॉफ्ट बना देती है। सॉफ्ट होने के साथ साथ खाना जो है ना वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगता है। बट बात करते हैं टंग की, तो टंग का और क्या काम है। तो टंग सबसे पहले तो क्या करती है, सलीवा मिक्स कर देती है पूरे खाने में और खाने को सॉफ्ट बना देती है। साथ ही साथ दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि ये टेस्ट बर्ड्स रखती है अपने पास। और टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो टेस्ट करके बताते हैं कि खाना किस किस स्वाद का है, मीठा, तीखा, फीका, सब कुछ, ये सब कड़वा जितना भी है, ये सारे टेस्ट किसके पास होते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं हमारी टंग के पास। और टंग ये डिसाइड करके बताता है कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा खाना बुरा है। बुरा तो नहीं बोल सकते, मतलब उसके रीजंस होते हैं। तो उसके लिए भी हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। तो चलिए देखिए डायग्राम। टंग में जो बिल्कुल आगे की तरफ जो पार्ट दे रखा है वो सेक्शन सॉल्टी और स्वीट टेस्ट को चेक करता है। इस पर आप जब लगाएंगे तो सॉल्टी और स्वीट टेस्ट आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो साइड की तरफ आपको दिख रहा है, जिसमें दोनों साइड में लाइंस बनी हुई है, जो थोड़ा सा डार्किश कलर में है, वहाँ पे आपको पता चलता है सोर टेस्ट कैसा होगा, वो पता चलता है। उसके बाद जो रेड वाला पार्ट है उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे पीछे वाला पार्ट में बिटर पता चल जाता है, और मिडिल वाला जो पार्ट है उसमें पता चलेगा कि कोई चीज़ फीकी है या नहीं। तो ये थे सारे रीजंस ऑफ द टंग।
चलिए इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रोसेस पे। तीसरा प्रोसेस है एसोफेगस, या इसको बोल सकते हैं हम लोग फूड पाइप, और इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, याद रखेंगे आप। तो चलिए एसोफेगस क्या करता है, यहाँ से जो भी खाना आपने स्वेलो किया, स्वेलो करने का मतलब खाना आपने चबा लिया, तो चबाने के बाद क्या करते हैं उसको निगल जाता है, निगलने के बाद वो कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के बीच में जो कंसेप्ट है उसको क्या बोलते हैं, एसोफेगस। एसोफेगस और फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ध्यान रहे फूड पाइप और विंड पाइप दो कॉम्बिनेशन साथ साथ चलते हैं, इसलिए यहाँ पे एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इसको फूड की तरफ और एयर को एयर के ट्रैक की तरफ लेकर जाता है। तो ये जो है इसको यहाँ तक पहुंचा देता है, और यहाँ पहुंचने के बाद स्टमक का काम शुरू हो जाता है। तो चलिए देखिए स्टमक क्या करता है। स्टमक में पहुंचने के बाद खाना जो होता है वो खाना स्टमक में पहुंचे बाद स्टमक रिलीज करता है HCl रिलीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि स्टमक जो होता है जब वो HCl रिलीज करता है तो हमने जो खाना खाया है, जो खाना स्टमक तक पहुंचा है, उसमें अगर कोई जर्म्स है तो वो जर्म को किल कर देता है। तो जर्म को किल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा स्टमक। स्टमक जो होता है मेजरली तीन चीजें सीक्रेट करता है, उसमें एक म्यूकस है, दूसरा HCl है, और तीसरा डाइजेस्टिव जूसेस है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस की। जो इसकी इनर लाइनिंग्स होती है, इस इनर लाइनिंग्स के आसपास म्यूकस सीक्रेट होता है, जो क्या करता है कि जब HCl रिलीज होता है तो HCl से ये जो वॉल्स हैं वो खराब हो सकती हैं, ये जो है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, म्यूकस होता है जो इसकी लाइनिंग्स के ऊपर प्रोड्यूस होता है। ये म्यूकस क्या करता है, उसको बचाता है, मतलब इसकी लाइनिंग्स को, इसकी वॉल्स जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। HCl जो है वो खाने में मिक्स हो जाता है, खाने में मिक्स होने के बाद अगर उस खाने में कहीं पे बैक्टीरियाज हैं तो उन बैक्टीरियाज को क्या कर देता है, किल कर देता है, जो बॉडी को हार्म ना करे। कई बार आपने देखा होगा खाना जो है वो ये स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, और वोमिटिंग होने के बाद वो सारा खाना बाहर आ जाएगा। आपको याद होगा वोमिटिंग होती है आपको कई बार, वो खाना अगर स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको क्या करेगा, वोमिट कर देगा। चलिए आगे एक और बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो डाइजेस्टिव जूसेस इसलिए सीक्रेट किए जाते हैं कि प्रोटीन जो है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सके और उसको बाद में क्या किया जा सके, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट। अब ये जो हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक जो होता है ऊपर से तो फूड पाइप के साथ कनेक्ट होता है, नीचे से ये कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। तो जहां पे जितना भी खाना हमारा जो है वो जो है सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीके का हो चुका है, बिल्कुल उसको हम लोग बोलते हैं काई। तो यहाँ से जो खाना है वो अब खाना कहाँ जाएगा, आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कॉइल शेप स्ट्रक्चर है, और कॉइल शेप स्ट्रक्चर जो है, बिकॉज मैंने बताया था कि ये स्टमक से कनेक्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 7.5 मीटर 7.5 मीटर लंबा होता है और कॉइल शेप में होता है। इसके साथ जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी है, एक तो है लीवर की और दूसरी है पैंक्रियास की। दोनों ही क्या करते हैं, जूसेस सीक्रेट करते हैं, और दोनों का कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का एक पार्ट है जो राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, एब्डोमेन जो होता है उसके ऊपर की तरफ होता है। वहीं दूसरा पैंक्रियास जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ही होता है। ये जो है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, और बाइल जूस सीक्रेट होने का जो कंसेप्ट है वो सीक्रेट होने के बाद इस सेक मतलब गैल ब्लैडर जो होता है उसके अंदर अवेलेबल रहता है, और गैल ब्लैडर से वो किसके अंदर मिक्स हो जाता है, खाने के अंदर मिक्स हो जाता है। ये जो है वो क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो फैट्स होता है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस का ये काम रहता है। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं पेंक्रियास की तरफ। तो पेंक्रियास क्या होता है, पेंक्रेटिक जूस जो है वो सीक्रेट करता है। पेंक्रेटिक जूस जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है और उनको एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब पेंक्रेटिक जूस पेंक्री से सीक्रेट होता है और ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के डाइजेशन में। वहीं दूसरी तरफ हमने बात की थी लीवर की। लीवर जो होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, और वो जो बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है गैल ब्लैडर के अंदर, और गैल ब्लैडर से मिक्स हो जाता है खाने के अंदर, और ये क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और फिर खाना जो है धीरे धीरे यहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड कॉलम में पहुंच जाता है। एंड कॉलम में जब पहुंचता है तो इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट होते हैं। इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं, स्पेशली इंटेस्टाइनल जूसेस का जो वर्क होता है वो बात कर देते हैं कि इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं उसका वर्क क्या है। तो इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं वो डाइजेशन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और कंप्लीट करने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन को भी ब्रेक करते हैं, और वहीं फैट्स को ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के बाद इससे सिंपलर शुगर बना लेता है, सिंपल शुगर या ग्लूकोज बना लेता है। वहीं ये फैट्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर लेता है। इंटेस्टाइनल जूसेस की बात करें हम लोग। और वहीं तीसरा जो कंसेप्ट है उसमें प्रोटीन्स होते हैं जिसको ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो ऊपर से जूसेस मिक्स होने के बाद जब ये खाना यहाँ 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 होकर फाइनल लास्ट स्टेज पे पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लास्ट स्टेज पे पहुंचता है, तो वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। और वो जूस जो है वो तीन चीजों को बहुत बहुत
बेसिक लेवल पे ले जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करके वो सिंपल शुगर बना लेते हैं, सिंपल शुगर जो ग्लूकोज होती है। दूसरी तरफ वो फैट्स को ब्रेक करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और प्रोटीन को कन्वर्ट करके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर की तरफ विलीज होती है, VILLI विलीज। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ होते हैं, और ये मिलियंस होते हैं। तो ये मिलियंस होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। आपको तो वैसे ही पता ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 7.5 मीटर लंबी होती है। 7.5 मीटर लंबी के अंदर जब ये विलीज जो होती है स्ट्रक्चर, तो क्या होता है, इन विलीज को कनेक्ट या टच करते हुए खाना वहां से पास होता है। जब ये खाना वहां से पास हो रहा था, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जब उसको टच होती है, तो ये क्या करती हैं कि इन विलीज के साथ कनेक्ट होती है ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट वाला पार्ट है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और उन ब्लड वेसल्स के थ्रू, उन ब्लड वेसल्स को कनेक्ट होने की वजह से, तो ब्लड वेसल्स क्या करती है, उनमें से जितने भी न्यूट्रिएंट है वहां से निकाल लेती है और उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देती है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो वैसा कन्वर्ट कर लेता है और उसको यूज कर लेता है। जैसे प्रोटीन, जो सिंपल सब्सटेंस थे वो अमीनो एसिड्स बन गए थे, अमीनो एसिड्स वी कैन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद वापस प्रोटीन में कन्वर्ट होकर बॉडी पार्ट्स तक चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है एसिमिलेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। इसमें ये भी होता है कि आपने सुना कि खाना जो अंदर की तरफ गया तो खाने को वापस ब्रेक, आपको याद है रेस्पिरेशन हमने बात की थी, सिंपल फूड को कन्वर्ट करते हैं और फाइनली फिर क्या करते हैं, CO2 और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से बनती है वो और वाटर को कन्वर्ट कर लेते हैं और फाइनली वेस्टेज जो होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो क्या करते हैं, जितना भी खाना था उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उनको निकाल लेते हैं, और जो वेस्टेज है उसको इकट्ठा करके कहाँ भेज देते हैं, जो भी वेस्टेज बच गया उसको क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेज दिया जाता है। अब काम शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अभी एक तक हम लोग कहाँ थे, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब यहाँ से काम शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फाइनली हम लोग आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब ये खाना कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन के पास चला गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन इसमें क्या करेगा वो देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि जितना भी यहाँ से खाना बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से यहाँ जब पहुंचा, तो इसमें जो चीज बच गई है, जैसे वाटर अगर उसमें बची है तो वाटर को उसमें से अब्जॉर्ब कर लेना, उसमें कुछ सॉल्ट बची है तो सॉल्ट को अब्जॉर्ब कर लेना, कुछ मिनरल्स अगर बचे तो मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लेना, और फाइनली इन सब चीजों को अब्जॉर्ब करते 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 ये 1.5 मीटर की जो कॉइल है, 1.5 मीटर की मतलब 1.5 मीटर की कॉइल होती है, और ये इसके कंपेयर में बहुत छोटी होती है। वो 7.5 मीटर की लंबी थी और ये सिर्फ 1.5 मीटर लंबी है, तो ये काफी छोटी है। और इसमें से पास होते हुए फाइनली यहाँ पे जो बच गया है खाना उसको क्या करती है, रेक्टम में जाके कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेती है। रेक्टम जो होता है इन सब चीजों को कलेक्ट करता है और टाइम टू टाइम इसको, वैसे ये काम जो होता है जहाँ पे जो इकट्ठा करने वाला कंसेप्ट है, वो जब इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा होने के बाद इसको हम बोलते हैं फीकल मैटर। फीकल मैटर जो होता है ना, फीकस की फॉर्म में होता है, फीकल मैटर में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जो सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद फाइनली टाइम टू टाइम ये एनएस के थ्रू क्या जाता है, वेस्टेज बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेशन। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 101% है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लें। मेरे साथ करना चाहते तो मेरे साथ कर लें, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो प्लीज 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 आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं रुमिनेंट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए आगे, चलिए अब बात करते हैं रुमिनेंट्स के बारे में। रुमिनेंट्स का मतलब वो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसके बारे में। ये मैंने गाय बना दी है, आई नो गाय बहुत अच्छी नहीं बनी है, स्टिल मैं आपको छोटा सा, बिकॉज जो भी बना है वो ठीक है, बट एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि ये गाय है, आप मान लीजिए, और गाय में हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाया है, उसको हम लोग बात करेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ग्रास ईटिंग एनिमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो माउथ वाला सेक्शन आपको पता है, माउथ के बाद एसोफेगस जो हमारे ह्यूमंस में भी होता है, उसके बाद इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कंटेंट होता है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले जैसा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं रुमेन। होता क्या है, जब भी इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को ग्रास मिलती है तो क्या करते हैं, फटाफट उस ग्रास को एक बार के लिए खा लेते हैं, और फटाफट खाने के साथ उसको पार्शियली चू करके कहाँ रख देते हैं, रुमेन में एक बार के लिए स्टोर कर देते हैं। तो पार्शियली चूड फूड जो होता है उसको बोलते हैं कड। क्या बोलेंगे उसको, कड। पार्शियली चूड फूड, उसको क्या बोलेंगे, उसको कड। ठीक है, कड एक बार के लिए इसमें इकट्ठा हो गया, और आपने देखा होगा ये तो पूरे मुंह चबाते रहते, तो ये क्या करते हैं, कड को वापस कुछ टाइम के बाद जब वो फ्री हो जाते हैं तो वापस बैठ के उस कड को वापस क्या करते हैं, रिटर्न टू माउथ ले आते हैं, और उस कड को और ज्यादा चबाते क्योंकि पार्शियली च्यूड होता है तो उसको कंप्लीटली च्यू कर लेते हैं। और आपको तो पता ही है ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं। ग्रास का मतलब सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को जो डाइजेस्ट करना होता है उसके लिए उसको बहुत अच्छे से महीन जो होता है
वो क्या करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है, और वो क्या करते हैं, बार बार इसको ग्राइंड करते तो फाइनली इसको डाइजेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर स्पेशली जो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नहीं होता है। साथ ही साथ ह्यूमंस होते हैं वो घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग घास नहीं खा पाते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर कुछ स्पेशल बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे अंदर नहीं होते, दैट्स व्हाई हम घास को नहीं खाते हैं। अब जब रूमेन में आ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक जो कंसेप्ट इसमें आपको बता रखा है, इसके पार्ट्स देख लीजिए। एसोफेगस हो गया, रूमेन में आपको बता चुका हूँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन सबसे लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा। इसके नीचे की तरफ मैंने लिखा है रेटिकुलम और ओमेजन। रेटिकुलम और ओमेजन जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कि डाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे, और ये दोनों की हेल्प से एबोमेजन जो होता है वो इन सबको डाइजेस्ट कर लेता है, जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली ये बाहर आ जाता है। तो ये जो था इस कांसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रूमिनेशन। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन, और जो एनिमल्स रूमिनेशन परफॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है रूमिनेंट्स। तो आपने जो भी ये प्रोसेस पढ़ा जहां पे इनिशियल स्टेज में एंटर हुआ और फाइनली यहां से जो फूड वेस्टेज जो बाहर निकल गया, उस पूरे प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। और इस रूमिनेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल होता है रूमेन का, और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं जो रूमिनेशन को परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो ये था हमारा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन अबाउट द रूमिनेशन। अब बात करते हैं अमीबा के बारे में कि अमीबा अपना खाना कैसे खाता है। देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीबा की। अमीबा एक वन सेल लाइक यू कह सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, और सबसे स्पेशल कैरेक्टर जो है, सबसे स्पेशल बात जो है वो ये है कि वो पांचों प्रोसेस को फॉलो करता है जो स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो ह्यूमंस भी करते हैं, जिसमें इंजेशन है, दूसरा मैंने आपको बताया था डाइजेशन, तीसरा बताया था एब्जॉर्प्शन, चौथा बताया था मैंने आपको एसिमिलेशन, और पांचवा बताया था मैंने आपको इजेशन। ये पांचों प्रोसेस अमीबा भी फॉलो कर रहा है। चलिए स्टार्टिंग देखते हैं। तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे पहला प्रोसेस दिखा रहा हूं मैं आपको। अमीबा अंदर की तरफ न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म से बना हुआ है। दूसरी तरफ ये क्या करता है कि जब भी इसके आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये फूड पार्टिकल को अपने आसपास आने के साथ उसको कवर करने की कोशिश करता है। ये अपना शेप चेंज कर सकता है, और ये क्या करता है, अपने फॉल्स फीट को बाहर निकालता है। फॉल्स फीट को बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। तो ये करता है अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से एक्सपांड करता है कि ये दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं, फॉल्स फीट भी बोलते हैं, उनको आगे कर लेता है। और फाइनली इस प्रोसेस को, मतलब ये जो था इसका इंजेक्शन प्रोसेस है, और इसके थ्रू इसको ये क्या करता है, अंदर की तरफ ले लेता है। अंदर लेने के बाद ये इसको एक फूड वैक्यूल पे कन्वर्ट कर लेता है। ये फूड वैक्यूल है जिसके अंदर एक फूड पार्टिकल अवेलेबल है। तो यहाँ से यहाँ तक आता है तो क्या होता है, डाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन होने के बाद अब इस फूड वैक्यूल को यहाँ पे लिया जाता है, और ये फूड वैक्यूल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें से जो भी खाने की चीज उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फाइनली उसको क्या करेगा, एसिमिलेट कर देगा उस फूड पार्टिकल को पूरी तरह से खा के, जो बचा हुआ वेस्टेज उसको, और फाइनली क्या करेगा, उस वेस्टेज को बाहर निकालना। तो ये वेस्टेज देखिए यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया, ये वेस्टेज बाहर निकल जाएगा, और ये क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। तो ये जो बेसिक प्रोसेस है जो हमने देखा, ये अमीबा का प्रोसेस है, जिसमें मैंने फर्स्ट में अमीबा बताया आपको, एक फूड पार्टिकल उसके पास में आया, फिर इसने सूडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल अंदर लेने की कोशिश की, फिर उसने फाइनली उसको अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल क्रिएट कर लिया। फूड वैक्यूल के बाद फूड वैक्यूल अंदर की तरफ गया, उसमें से एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका एसिमिलेशन हो गया, उसमें से जितना था खाने का सारा उसने निकाल लिया, मतलब न्यूट्रिएंट सारे निकाल लिया, जो बचा जो था उसको उसने वेस्टेज के साथ बाहर निकालने की कोशिश कर दी, और फाइनली इसको वेस्ट को बाहर निकाल दिया, इसको बोलते हैं इजेशन। तो ये फाइनल पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखते रहिए हमें, और कैसा लगा आपका सेशन आज का मुझे लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आप मुझे लिख के जरूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, एंड मुस्कुराते रहिए, आपकी हंसी से हम खुश रहते हैं। बाय।